Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear student, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वांटम नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वांटम नंबर का स्टूडेंट्स नाम है स्पिन क्वांटम नंबर. जी स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटम नंबर विच यू मस्ट लर्न. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं. स्टूडेंट, बात ये है कि इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं. आपने ये बात डिस्कस की कि हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं और उन शेल्स को कौन एक्सप्लेन करता है? एक क्वांटम नंबर. और उस क्वांटम नंबर को हमने क्या बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसके लिए शेल्स की यकीनन वैल्यूज क्या होती हैं? n1 भी होता है, n2 भी होता है, n3 होता है, n4 होता है. फिर स्टूडेंट, हमने एक शेल की लाइन ली, उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा और क्या पता चला कि ये शेल की लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हुई होती है, जिसको हमने सब शेल की लाइन कहा. जैसे ये S है, ये P है, ये D है. फिर अगर फोर्थ शेल होगा तो यकीनन एक और लाइन बन जाएगी. बड़ी क्लोजली स्पेस लाइन होती है ये. और इसको हमने क्या बोला स्टूडेंट्स? दिस स्पेक्ट्रम वाज कॉल्ड एज फाइन स्पेक्ट्रम. इसको हमने फाइन स्पेक्ट्रम बोला स्टूडेंट. दैट वाज कॉल्ड एज अ फाइन स्पेक्ट्रम. और ये फाइन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, S P D F. फिर स्टूडेंट्स, हमने एक सब शेल की लाइन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. Then what we done? We applied ये एक लाइन ली. सपोज मैं ये एक P सब शेल की लाइन ले रहा हूं और P सब शेल की लाइन के ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड. जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस पर, मैग्नेटिक फोर्स के असर में इस P सब शेल में मुझे फर्दर लाइन स्प्लिटिंग मिली और वो टोटल तीन थी. इससे पता चला कि इसमें तीन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं. कौन कौन से स्टूडेंट? Px, Py और Pz. ये बातें हम यहां तक कर चुके हैं. यहां पर हमें पता चला कि ये क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल है. यहां पर पता चला कि ये क्वांटम नंबर जो है वो एजीम्यूथल है. और यहां पर स्टूडेंट हमें पता चला कि ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. अब हम बात करना चाहते हैं स्पिन की. स्पिन भी क्या है? स्पिन भी एक प्रॉपर्टी है, एक बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का. स्पिन क्वांटम नंबर. स्टूडेंट्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पिन से मुराद क्या है. व्हाट इज मेंट बाय स्पिन. फिर आपको बात को लेके आगे चलेंगे. बेटे, स्पिन का मतलब है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ये बात ध्यान में रखिए. मसलन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका अपना एक्सिस है जो इसके सेंटर में से पास हो रहा है. अब ये अगर इसके गिर्द अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्पिन बोलेंगे, स्पिन कहेंगे इसको. स्टूडेंट, फिर क्या हुआ? अब ये तो एक सिनेरियो जो आपके सामने आ गया, स्पिन का पता चल गया वो क्या हुआ. अब स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फाइन स्पेक्ट्रम को, ये जो फाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस बन रही थी, इन लाइंस में एक प्रॉपर्टी है. ये क्या प्रॉपर्टी है इन लाइंस में? दीज लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड. इनमें बड़ा कम फासला है. दीज लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड. अब स्टूडेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता चलूं स्पिन क्वांटम नंबर के लिए. सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ वो 1921 में हुआ. और ये स्ट्रैन एक साइंटिस्ट थे और गेर्लिच, ये दो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, स्ट्रैन एंड गेर्लिच. इन्होंने स्टूडेंट 1921 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड दिस इज
इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये उसकी अपनी अंदरूनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1921 में ये स्ट्रैन एंड गैर्लेच ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, और ये जो स्पिनिंग है, ये स्पिनिंग जो है वो बेसिकली उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट बात क्या है, ये एक्सपेरिमेंट यकीनन इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं था। फिर 1927 में स्टूडेंट्स, हमारी बुक के मुताबिक जो दो साइंटिस्ट दिए गए हैं, गोल्डस्मिथ और यूलेनबेंच, इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने किस तरह से पता चला कि ये स्पिन जो है वो अपोजिट होती है। बड़ी तवज्जो से बात को सुनना आपने। इन्होंने स्टूडेंट ये जो फाइन स्पेक्ट्रम है ना, इसको रिकंसीडर, इसको दोबारा हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा। यानी कि इस फाइन, सपोज अगर आप कह लें कि आप इन्होंने इस फाइन स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा। यानी कि हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से इन्होंने इस फाइन लाइन को जो बन रही थी, उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इस फाइन लाइन को ऑब्जर्व किया। और ये क्या देखते हैं, जब इन्होंने इस फाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया ना, तो इन्होंने ये देखा कि वो इससे ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर थी, जिससे हमें ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चला। इन्होंने इस तरह की लाइन देखी, इस तरह की काफी सारी लाइन इन्होंने देखी, ये एक दफा नहीं देखी, बल्कि इन्होंने काफी सारी इस तरह की लाइन देखी। और इन्होंने क्या महसूस किया, क्या इन्होंने नोट किया कि उन लाइंस में जो स्पेसिंग है या उन लाइंस में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इन फाइन लाइंस के मुकाबले में ज्यादा है। इन्होंने कहा फिर ये लाइंस, ये वाली लाइन ये नहीं है, ये कुछ और है। तो फिर इसका मतलब है, उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने बोला ये डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम है, ये डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम है। और फिर उन्होंने कहा ये डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम हो क्यों रहा है, वजह क्या है। तो वजह कीजिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमारे पास, आपको पता है, एक शेल में अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यकीनन रिवॉल्व करता है अपने शेल में। स्टूडेंट जब कोई चार्ज मूव करता है ना, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट कह लेते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जब एक चार्ज, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ये बात, कि जब मोशन में चार्ज होता है तो उसके गिर्द अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर एक और इलेक्ट्रॉन है तो यकीनन वो एक इसी शेल में है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ये नहीं होगी जो इस इलेक्ट्रॉन की है। इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर अगर ये px है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये, इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक जैसी नहीं होगी। और मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह की होती है स्टूडेंट, देखिए ये स्पिन अपोजिट आपको दिखाई मैंने, इसकी जरा तवज्जो से बात को सुननी है आपने, बात को बड़े गौर से आपने समझना है। स्टूडेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अगर ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपने बात बड़े गौर से और बड़े तवज्जो से सुननी है। अगर मेरे पास एक फील्ड है, उसमें स्टूडेंट मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये, इसको स्टूडेंट कहते हैं अप साइड, और इसके लिए +½ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है अप साइड। और आपको पता है अप साइड कब होती, अप साइड मूवमेंट तब होती है, या अप साइड मैग्नेटिक मूवमेंट तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज रोटेट करे। जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका मतलब है उसकी मूवमेंट कैसी होगी, अप साइड मूवमेंट होगी। स्टूडेंट याद रखिए ये px है, उसमें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स, किसी ऑर्बिटल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी मूवमेंट अप साइड होगी, याद रखिए अप साइड होगी उसकी मूवमेंट, यानी ये अप साइड मूवमेंट है उसकी। और स्टूडेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन अप साइड मूवमेंट नहीं रखता, उसकी मूवमेंट कौन सी है, डाउन साइड मूवमेंट है। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्या है, डाउन साइड मूवमेंट है, और उसकी मैग्नेटिक
वैल्यू जो है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, ये स्टूडेंट डाउन साइड है, और इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हाफ है। इसका मतलब है यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, लेकिन वो क्लॉकवाइज नहीं रोटेट कर रहा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से स्पिन माइनस हाफ होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बना क्योंकि एक ऑर्बिटल में मौजूद, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, px हो, py हो, pz हो, उसमें मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना ही मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करके और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि इन दोनों की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ है जब क्लॉकवाइज और नेगेटिव हाफ है जब एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हाफ होगा जब अप साइड होगा, यदि ये अप साइड है ये प्लस हाफ है, और जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो हम हमेशा अप साइड उसको शो करते हैं। आपने नोट किया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कभी हमने ये नहीं किया कि पहला इलेक्ट्रॉन आए और हम इस तरह कर दें, नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करते हैं px में सपोज एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसे करते हैं। इसका मतलब है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच कम्स इन द any degenerated orbital has plus half, has upside movement, has clockwise rotation, and the second electron will, when it will come, we will represent it in like this direction, so that will be anti-clockwise, that will be downside movement। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।